आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे देशों की जहां से भारत के कुछ हित जुड़े हुए हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा की बात करेंगे। हम इस हिस्से में कहानी कुर्सी की में सीरिया की बात भी करेंगे आपके साथ। बताएंगे कि वहां ऐसा क्या हुआ जिससे यहां भारत में खबर बनी। लेकिन पहले बात उन लोगों की, उन चंद लोगों की जो खालिस्तान का ख्वाब देखते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय समर्थकों ने, भारत के लोगों ने जो वहां रहते हैं, करारा जवाब दिया। कल कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तान के झंडे लेकर प्रोटेस्ट किया। यहां पर भारतीय समर्थक बड़ी संख्या में तिरंगे लेकर आ गए। भारतीय समर्थकों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। और ये जो कुछ खालिस्तान समर्थक लोग थे, इन्होंने फिर वही किया जो ये कर सकते थे, मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन इनका ये प्रोटेस्ट फ्लॉप साबित हुआ। 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या हुई थी और इसके विरोध में सिख फॉर जस्टिस संगठन ने पहले तो किल इंडिया नाम से एक पोस्टर जारी किया। उसके बाद कल दुनिया भर के कई देशों में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। लेकिन इन्हें शायद इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि इन्हें इस बार पलटकर माकूल जवाब मिलेगा। और वहां बसे भारतीयों ने जहां जहां इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, खालिस्तान के समर्थन में, इनके सामने तिरंगे लेकर खड़े हो गए और इनको पूरा भरपूर जवाब दिया। तो यानी अब विदेशों में भी जो भारतीय हैं वो खड़ा होना शुरू हो चुके हैं और ये जो कुछ भारत विरोधी तत्व वहां पर हैं, इनको जवाब वो दे रहे हैं। और यहां भारत सरकार ने खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन देशों की सरकारों के साथ राब्ता किया है और एक कहा है उनको कि जो ये भारत विरोधी तत्व हैं, इन लोगों पर अंकुश लगाया जाए। और भारत उम्मीद करता है कि इन पर सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कनाडा में भारतीय दूतावास में काम कर रहे हमारे राजनयिकों के नाम और चेहरे पोस्टर पर छाप दिए गए थे कि वहां पर जो आतंकी मारे गए, खालिस्तान समर्थक मारे गए, उसमें जैसे उनका कोई लेना देना था। तो इसके बाद उनको सुरक्षा भी प्रदान की गई। तो इसको लेकर के यहाँ भारत सरकार काफ़ी जो है सख्त है और उनको निर्देश भी दिया जा रहा है। लेकिन ये दृश्य देख के अच्छा लगा कि लोगों ने इस बार खूब जवाब दिया इन खालिस्तानियों को, कनाडा में खास तौर पर। नहीं सौरभ जी, हम लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो कितने भी बुरे में अच्छा खोज लेते हैं। जब इस देश में तथाकथित तौर पर वो किसान आंदोलन हुआ, तो उसका एक अच्छा काम क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। और चूंकि निजी तौर पर मेरी ढेर सारे लोगों से कनाडा में बात हुई, उसका अच्छा ये हुआ कि पहली बार कनाडा में रहने वाले उन भारतीयों को जो कभी ये सोचते ही नहीं थे कि हमें पॉलिटिकल कुछ होना है, हमें किसी नैरेटिव का हिस्सा होना, हमें किसी प्रदर्शन में जाना है, तो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाले थे यानी खालिस्तानी, वो तो गुरुद्वारे से लेकर सड़क तक, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिटिकल रैली तक हर जगह एग्रेसिव हुआ करते थे। यूनिवर्सिटीज में बाकायदा वो टेंट लगा देते थे, अपना एक हिस्सा डेस्क कॉर्नर खोल देते थे। पहली बार ये हुआ है कि भारत के लोग, वो जो बच्चे पढ़ने गए हैं, जो वहां रह रहे हैं, वो जो नौकरियां कर रहे हैं, वो वहां खड़े हो गए और उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो उनको अब जवाब देने लगे हैं। अब मोहल्लों में इस तरह की अलग अलग कमेटीज बन गई हैं जो उनके प्रोपागेंडा के खिलाफ खड़े होते हैं। और यही वजह है कि जब पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, उसके खिलाफ दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जो भारत के समर्थक थे वो खड़े हो गए और वो कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गई। उसको 100 से भी कम लोग देख रहे थे ऑनलाइन। अब ये आमने सामने की लड़ाई में भी दिखने लगा है। जो खालिस्तानी है वो मुट्ठी भर हैं। और एक बात मैं कहूं, भारत सलाह जो दे रहा है वो अपने भले के लिए तो दे रहा है, कनाडा के भले के लिए ज्यादा दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के भले के लिए ज्यादा दे रहा है। क्योंकि कनाडा में तो अगर खालिस्तान बनेगा तो ट्रूडो साहब को समस्या होने वाली है। भारत में तो कुछ बनने वाला है नहीं। ये सारी मुश्किल जो है उन देशों में है जहां लिबरलिज्म के नाम पर, उदारवाद के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है। अब भारतीय उसे बर्दाश्त नहीं कर। लेकिन विदेश मंत्री ने तो साफ कहा कि कनाडा में जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह यह है कि वहां के खालिस्तानी तत्व, भारत विरोधी तत्व, इनको वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री अपना वोट बैंक मानते हैं। और ये बात सच है। नहीं, देखिए, खालिस्तान का जो तथाकथित खालिस्तानी आंदोलन या मांग है, उसको हवा लगातार इन देशों से पहले भी मिलती रही है। जगजीत सिंह चौहान, और जैसे आज गुरुपतवंत सिंह पन्नू का नाम लिया जाता है, वैसे एक जमाने में जगजीत सिंह चौहान का नाम लिया जाता है, टुन्ना के नाम से मशहूर। हाँ, और वो जो है हम कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी लंदन में, कभी ऑस्ट्रेलिया, वो घूम करके खालिस्तान का काम करता था। तो ये हवा तो पहले भी मिलती थी और भारत ने तब भी लगातार इस पर विरोध जताया। लेकिन भारतीय समुदाय जैसा कि है कि आमतौर पर इन सब चीज़ों से निरपेक्ष रहता था और उनको था कि भाई ठीक है, सरकार अपने स्तर पर निपट लेगी इस मामले को, और निपटती रही। और हिंदुस्तान में जब ऑपरेशन ब्लैक, वो ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद और उसका ब्लैक थंडर हुआ और
जिस तरह से खालिस्तान आंदोलन का खात्मा किया गया, तो वो अपने आप वो आवाज़ें धीरे धीरे ठंडी हो गई। लेकिन इधर पिछले 7-8 वर्षों से ये आवाज़ें फिर बुलंद हो गई। पंजाब में भी दिक्कत आई, हम लोगों के सामने वो अमृतपाल का जो मसला आया और उसको फिर गिरफ्तार किया गया, तो ये सारी आवाज़ें चल रही। किसान आंदोलन के बारे में मैं जरूर कहूँगा, थोड़ा हमारे मित्र हर्षवर्धन जी उसको कथित कह देते हैं, छोटे भाई हैं इसलिए मैं, लेकिन मैं किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व तो कुछ घुसे थे जरूर, लेकिन पूरा किसान आंदोलन खालिस्तानी नहीं था, क्योंकि ऐसा कहना थोड़ा सा उस किसान आंदोलन में जो लोग मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं। नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि विनोद जी ने ये कह दिया है। खालिस्तान समर्थक उस आंदोलन को लीड करने लगे थे, और मुझे लोगों को एक बयान बस याद दिलाना है। रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने बकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस आंदोलन में किसान नहीं रह गए हैं, खालिस्तानी घुस गए हैं, सभी पार्टियों को ये समझना चाहिए। और उसके बाद हमने उनके मंचों पर, उनके कार्यक्रमों में, और उससे आगे की बात हुई, जो लोग भारत में देशद्रोह के अपराधों में जेल में बंद हैं, उनको सिंघू बॉर्डर पर उनकी तस्वीर लेकर ह्यूमन राइट्स की बात की। आप विनोद जी अपनी बात आप पूरी करें, मैं उसी में बस एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, दोनों तीनों के लिए। ये भी मैंने कहा, सुना कुछ लोगों से कि अचानक से आप देखिए पिछले कुछ एक दो वर्षों के अंदर, पिछले कुछ महीनों में ये खालिस्तानी आवाजें क्यों उठने लगी हैं? ये तस्वीरें हमको अचानक इतनी ज्यादा क्यों दिखाई देने लगी है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये तमाम जगहों से? ये अचानक से कहां से आ गया ये पंजाब में वो व्यक्ति अमृतपाल सिंह? ये इस सब के पीछे क्या कोई नाकामी हमारी रही, कोई हमारा कोई इनिशिएटिव जो था वो गलत साबित हुआ? नहीं, देखिए जाहिर है, अगर हमें सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारी नाकामी कहाँ रही, हमारी कमी कहाँ रही, तभी आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। जब स्वीकार करेंगे गलती और गलती को सुधार पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, हमारी एजेंसीज की भी कमी रही होगी, कुछ चूके होंगे असेसमेंट में। अमृतपाल जिस तरह से वो दुबई से कहाँ से या किसान आंदोलन में इनको मौका दिख गया। और किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन था एक बड़े मुद्दे पर। अब किसान आंदोलन में चूंकि बहस नहीं हो रही, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें खालिस्तान समर्थक कई तत्व घुसे थे, लेकिन लीड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके तमाम सारे लीड जो करने वाले नेता थे आज भी पंजाब में किसान यूनियन चला रहे हैं, चाहे वो उग्राहा हो, चाहे वो दर्शनपाल हो, चाहे वो आपके जो है ये चढ़ूनी हो, सब ये कोई खालिस्तानी नहीं है, किसानों के लिए अभी भी खुले में अपने काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें घुसे थे तब तो, जिस जो लाल किले की घटना हुई थी और उसके पीछे जिस तरह गुरु पतवंत सिंह का वीडियो आया था, इस तरह की घटनाएं कोई किसान नहीं कर सकता, ऐसे ही तत्व कर सकते हैं। विदेशों में इनको जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग भी हो रही है, और भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का एक जो सतत कार्यक्रम चलता रहता है कि एक तरफ तो हमसे हमारे बाजार को भी लेना चाहते हैं, हमसे जो है बहुत सारी दोस्ती के सारे काम करते हैं, दूसरी तरफ उनकी तमाम संस्थाएं ऐसे तत्वों को फंड भी करती हैं। तो ये भारत सरकार के लिए थोड़ा सा समझने और देखने का समय है कि ऐसे तत्वों को जो है बेनकाब करें और उन सरकारों के साथ सख्ती से अपनी बात रखें। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ भारत के समर्थन में तिरंगा लहरा के प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस उनसे मेरा अनुरोध एक ये है कि इसमें कोशिश ये करें, जो भारतीय सिख हैं वहाँ पर उनको एलिनेट न होने दें। नहीं, वहाँ बाकायदा जो इंडियन वो हैं, और इंडियन कम्युनिटी उनको वहाँ एलिनेट ना पर, होने दें। इंडियन कम्युनिटी में वहाँ पर सिख भी हैं, वो भी इनके खिलाफ हैं, और पोस्टर बाकायदा और जो खालिस्तानी हैं उनको आइसोलेट करें। सिक्स आर नॉट खालिस्तानीज, बिल्कुल, ये वहाँ लिखा जा रहा है, पोस्टरों में लिखा जा रहा है कि सिख खालिस्तानी नहीं है। सिख वर्सेस अदर्स ना बनने दें, बिल्कुल नहीं, और खालिस्तानियों को आइसोलेट करें। देखिए दरअसल इसकी एक वजह एक और भी है कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पाकिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा कनाडा, यहाँ पर जो कुछ भारत विरोधी तत्व जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे, उनकी जो मौत हुई है अलग अलग वजहों से, उसके लिए ये लोग जो है भारत को जिम्मेदार मानते हैं, और उस वजह से शायद ये ज्यादा आग पकड़ी है इस वक्त जो प्रोटेस्ट। भारत को जिम्मेदार जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि आपको पता है खालिस्तान कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान। वही चाहते थे ना भारत से अलग हो जाए। बिल्कुल, ये चाहते थे, एक 1971 का बदला लेना चाहते हैं। ये अभी भी पाकिस्तान का जिक्र, जितना भी और फेल्ड स्टेट हो, लेकिन भारत के खिलाफ वो सब ये करते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खास तौर पे अमेरिका को बोलना चाहिए। हमारे यहाँ अभी अंडर सेक्रेटरी अमेरिका से आया है, दिल्ली में है, वो भारत का लोकतंत्र, यहाँ का राइट, एथनिक राइट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उनको बोलना चाहिए कड़े शब्द से, जो आपका देश में जो अब जिसको आप बढ़ावा दे रहे हो, वो तो आपके लिए एक दिन खतरा पैदा हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को हमारा कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक होने जा रहा है, ये कैसे अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है? ये तो अमेरिका से सवाल करना है। चलिए, अब मैं एक खबर, जैसा मैंने कहा था आपको, सीरिया से भी देनी है, और उस भारत कैसे जुड़ा है उस खबर के साथ। भारत और अमेरिका के बीच प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर डील हुई है, हम सब जानते हैं, और इस पर चीन, पाकिस्तान, सब लोग जो हैं उनकी नजरें भी हैं। अब ये जो ड्रोन है ये कितना कारगर है, इसका एक ताजा सबूत देखने को मिला।
भारत ने अमेरिका से जो ड्रोन खरीदा है, उसी ड्रोन से अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के एक बड़े आतंकी को मार गिराया। ये आज ही की खबर है। पूर्वी सीरिया में MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन से सटीक निशाना लगाकर ओसामा अल मुजाहिर उसे ढेर किया गया और यूएस सेंटकॉम ने इस हमले की पुष्टि किया। और यह पहला मामला नहीं है जब अमेरिका ने प्रेडेटर ड्रोन से दुश्मनों को मारा है। इससे पहले अलकायदा का चीफ ऐमन अल जवाहिरी, वो भी इसी ड्रोन से मारा गया था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में जिस मकान में छुपा था, उसका पता भी इसी टोही विमान ने, इसी ड्रोन ने लगाया था। तो क्यों ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये इससे प्रदर्शित होता है। हालांकि भारत में जब खबर आई कि ड्रोन आया तो फिर ड्रोन का राफेल भी कर दिया गया कि भाई ये राफेल की तरह ही आपने महंगे दामों पर खरीदा है। लेकिन वो कितना कारगर है और हमें क्यों जरूरत है, ये उसका एक उदाहरण सीरिया से मिला है। नहीं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर राजनीति किस तरह से करनी हो, उसमें हमारा विपक्ष कई बार वो एक तरह से कहें कि गैर जिम्मेदाराना दिखता है। अब राफेल के मसले पर जो कुछ हुआ वो हमने देखा, और ये जो दोनों ड्रोन हैं, जो प्रीडेटर और रीपर हैं, ये MQ-9, ये ओबामा के कार्यकाल में भारत के साथ इसकी बातचीत हुई थी और शायद अमेरिका इसको भारत को देता भी नहीं कभी, क्योंकि अमेरिका का तो बड़ा सीधा सा फंडा है, वो दूसरी तरह से काम करता है, उसको प्रभुत्व जमाने की कोशिश होती है। लेकिन चूंकि चाइना ने अभी इधर ड्रोन में बहुत तेजी में दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको कहते हैं, वो बेचना शुरू किया। दूसरा, भारत अब जिस तरह से इस पूरे हिंद प्रशांत की धुरी बन रहा है, उसमें अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं था। भारत के लिहाज से अगर देखें तो जो बालाकोट हुआ, उतना जोखिम, उतना खतरा, अब उससे बहुत कम जोखिम में कहीं भी बैठे हुए जो भारतीय सीमा के पार जो आतंकवादी हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। और इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य अब उसको राजनीति कहिए, शायद समझ आए। कहा यह गया था दो तीन बातें थी कि एक तो ये कि ये जो है पुरानी टेक्नोलॉजी का ड्रोन है, अब इसके बड़े एडवांस्ड वर्जन आ चुके हैं, आपने वो क्यों नहीं दिया, आपने पुराना ड्रोन क्यों लिया। दूसरा ये कि आप बाकी देशों को तो सस्ते में मिला, भारत ने चौगुना दाम पर इस ड्रोन को खरीदा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये बातें उठाई गई थी। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर, खासकर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बोफोर्स के जमाने से शुरू हो गया था। बोफोर्स तो पीछे ये कहा जाता था, उस समय का विपक्ष ये कहता था, गौतम दादा बैठे हुए हैं, कि ये फायर करती है लेकिन गोला पीछे आता है। ये बाकायदा उस समय की डॉक्यूमेंटेड, मतलब अखबारों की कटिंग आप देखिए। और वही बोफोर्स कारगिल में कितना कारगर साबित हुआ, हम सब ने देखा। अब वही लीक अभी भी चल रही है। तो गुणवत्ता पर प्रश्न मत उठाइए। हाँ, उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कोई करप्शन हुआ है, उसकी कोई टेक्नोलॉजी में कहीं कमी रह गई है, कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, डील में कोई कमी है, उसका सवाल तो उठाएगा विपक्ष, कोई भी विपक्ष हो। लेकिन गुणवत्ता उसकी जो है, जिस हथियार की जग जाहिर है, तो उस पर सवाल उठाने का अधिकार सिर्फ एक्सपर्ट्स को है, राजनेताओं को नहीं। देखिए, नहीं, राफेल के टाइम पर तो ये कहा गया कि भाई उस डील के जरिए आपने किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाया। इस बार वो भी नहीं था। इस बार तो सिर्फ ये था कि आपने महंगे में क्यों खरीदा। सौरभ जी, गौतम दा बोल रहे हैं, उसके पहले जिस उद्योगपति को कहा कि फायदा उठाया, वो बेचारा दिवालिया होने से बचने के लिए दरवाजे टहल रहा है। अभी भी 8 घंटे ईडी के सामने अंबानी और उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि जब आप आरोप लगाते हैं तो कम से कम उसमें कुछ सब्सटेंस होना चाहिए ना। वो आरोप में कोई मतलब आधार ही नहीं दिखता है। राफेल में भी वही हुआ, अब यहां भी वही होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब कोई ऐसी चीज जब खरीदा जाता है तो हमारा यहाँ पे जो सामरिक जो एक्सपर्ट्स है, विशेषज्ञ है, उनका राय लेके तभी आगे बढ़ते हैं सरकार। तो इसके गुणवत्ता लेके हम कोई आम आदमी इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता है, ना भी बोलना भी सही नहीं है। सही बात है, हमको इसके एक्सपर्ट नहीं। हम तो एक्सपर्ट है नहीं, ये तो एक्सपर्ट कहेंगे। लेकिन अगर उसके बारे में खरीदारी कोई सवाल उठता है, मुझे लग रहा है सरकार को भी ठोस जवाब देना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हो, गलत आरोप है। देखिए, हुआ क्या, जवाब नहीं पहले सरकार ने ये कहा, जब ये आरोप लगा तो पहले सरकार ने ये कहा कि अभी सौदा फाइनल ही नहीं हुआ है, अभी तो प्राइस नेगोशिएट हो रही है। और उसके बाद फिर एक लिस्ट आई, उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से देशों ने हमसे भी महंगे दाम पर खरीदा है। ये जवाब दिया गया था। तो आपको लगता है कि और ठोस जवाब आना चाहिए? नहीं, मैं जो खास तौर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव, जो आगे भी ऐसे सवाल उठेगा लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, सारे ये सवाल उठेगा ही, ये सवाल होगा ही। और इसको जवाब को सरकार को देने के पहले, तब जवाब देने के पहले से इसके ऊपर एक जरा समय कम रह गया। एक महाराष्ट्र की खबर जरूर मैं लेना चाहता था, वो पहले ही जब बात कर रहे थे राजनीतिक खबरों की तब लेते, लेकिन आइए अब सही। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जबरदस्त तेजी है। हर पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। उद्धव ठाकरे यावतमाल में बोल रहे थे और इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला।
उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से शरद पवार घूम घूमकर अपनी पार्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मैं अपने परिवार की सौगंध खाता हूं, अपने पिता की सौगंध खाता हूं। फिर उन्होंने एक देवी का भी नाम लिया, मैं उनकी कसम खाता हूं कि मुझसे 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा हुआ था। मेरी और अमित शाह की बातचीत में ये बात हुई थी और ये पहले भी कस्में खा चुके हैं। उन्होंने फिर दोहराया। सवाल ये है कि यही बात उनको बार बार दोहरानी क्यों पड़ रही है? बात तो काफी पीछे छूट चुकी है आज भी, लेकिन वो ये बात क्यों बता रहे हैं? देखिए सौरभ जी, उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन लगभग खिसक चुकी है। अब बहुत कुछ बचा नहीं है। उनका संकट ये है कि अभी जो 2-3 चुनाव हैं, बैक टू बैक चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और फिर विधानसभा का चुनाव है। अगर उसमें उनका पूरा आधार खिसक गया, ये मुंबई कोंकण का जो बेल्ट है, तो कहां वो रहेंगे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे का भविष्य क्या होगा, वो सचमुच उद्धव ठाकरे को चिंता में डालता है। वरना इतना आगे जाने के बाद ये सौगंध खाना, ये कसम खाना, ये कमजोरी की अब तो आप उसके बाद खुद मुख्यमंत्री रह लिए। अब तो मतलब आपका खेमा अलग हो चुका है। आप दूसरी सेना के सिपाही हैं, इधर दूसरी सेना खड़ी हो गई। आज भी वो बात रामदास अठावले जी का जिक्र हुआ था बीच में। उन्होंने कहा मैं गवाह हूं इस बात का। हाँ, मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं था। अब वो उस मीटिंग में थे या नहीं वो जाने, बट वो कह रहे हैं मैं गवाह हूं इस बात का। रामदास अठावले जी खैर बड़े पुराने नेता हैं महाराष्ट्र के। आरपीआई अठावले उनकी पार्टी है। अब वो कई बार हम लोग संसद का लोकसभा कवर करते थे, जब खड़े होते थे बोलने के लिए, तो हम लोगों को लगता था कि थोड़ी देर का जो है, अब जो बोझिल कामकाज से रिपोर्टिंग होती थी वो थोड़ी सी उसको राहत मिलेगी। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे राजनीति के मैदान में है और राजनीति के मैदान में उनको अपनी पार्टी को एकजुट करना है, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, अपने जनाधार वर्ग को एकजुट करना है। और अभी हम लोग बिहार के संदर्भ में कह रहे थे कि लीगेसी जो है वो पिता की लीगेसी बेटे को ही मिलती है, तो जाहिर है बाला साहब की ठाकरे की लीगेसी उद्धव ठाकरे को ही मिलेगी राजनीतिक रूप से। और इसीलिए वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और अपने पिता को बीच में ला रहे हैं। लेगेसी का मामला बड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ तो बाला साहब नहीं है, वहां शरद पवार साहब के होते हुए लेगेसी उनकी छिन गई। मैं वही कहने जा रहा था। नंबर गया है ना एमएलए एमपीज का, उसके फिर उस पे हम लोग चले जाएंगे। उस पे तो सत्ता का लाभ, सत्ता का लोभ, सत्ता के कोप से बचाओ। ठीक है, लेगेसी भी बात करते हैं। लेगेसी तब तक होती है जब चुनाव के नतीजों से, जब चुनाव हो जाएंगे और चुनाव में जो पक्ष ज्यादा भारी पड़ेगा यह माना जाएगा जनता की लेगेसी। 83 साल के शरद पवार अब घूम रहे हैं जगह जगह। और शुरुआत की कहां से? छगन भुजबल जहां से आते हैं। नहीं, शुरुआत तो उन्होंने वहां से 17 से की थी। अगले दिन गए थे वो तो उसके बाद जब छगन भुजबल पे जब तो निकले, अभी वो छगन भुजबल के इलाके वो छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। हो सकता है अजीत पवार के क्षेत्र में भी जाएं, सब जगह जाएंगे और उद्धव भी जाएंगे। और क्यों ना जाएं, क्यों घर बैठे रहें? अभी मुंबई में बैठे रहेंगे तो हम ही लोग कहेंगे मुंबई में बैठे हुए हैं। जाना चाहिए, चुनाव में समय कितना है? ये भी चर्चा है कि वो अजीत पवार से इतने नाराज नहीं है जितना प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल से नाराज। जाहिर है, अजीत पवार के बारे में उन्हें पता था कि अजीत पवार तो जाएंगे ही एक न एक दिन। जिस दिन उन्होंने सुप्रिया को बनाया था उसके पहले ही उनको आभास हो गया था। लेकिन छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल चले जाएंगे, इस पर उनको थोड़ा सा तकलीफ हुई कि ये कैसे चले गए। लेगेसी की लड़ाई जारी है या खत्म हो गई? नहीं, खत्म तो नहीं होगा। लेगेसी के बहाने में लड़ाई जारी रहेगा। मुझे जो कहा जाता है कि फेमस हिंदी का डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र का पिक्चर सीरियसली अभी बाकी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए, स्पीकर के पास नोटिस भेजा है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसका राय क्या होगा, उसके बाद देखा जाएगा पॉलिटिकल स्टेबल होगा कि नहीं। पिक्चर बाकी है या एंड लिखा जा चुका है कहानी का? नहीं, मुझे लगता है कि अब शरद पवार की कहानी का बहुत कुछ बचा नहीं है। उसका एक उदाहरण देता हूं। वो गए और छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बोले कि मैं अफसोस करता हूं कि मैंने छगन भुजबल को यहां आपके लिए प्रत्याशी बनाया, इस बार ये गलती नहीं करूंगा। छगन भुजबल भी लौट कर गए और बोला कि शरद पवार नहीं, आपने मुझे प्रत्याशी बनाया था, आपकी वजह से मैं लगातार जीतता रहा। ये लड़ाई अब वहां की नहीं है जहां समझा जा रहा है। अब डिक्टेट नहीं होगा, अब सबको जमीन पर जाकर लड़ना होगा। जो नेता बढ़िया लड़ेगा वो निकल कर आगे आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।